हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस का पार्ट फर्स्ट कर दिया था, तो आज हम पार्ट सेकंड करने जाएंगे। एक बार हम पार्ट फर्स्ट का दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले टेस्टीज़ में जो कि स्कॉटम से कवर रहती है, स्कॉट्रम एक लेयर होती है। टेस्टीज़ में एक 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 1 से 3 तक, कितने भी 1 या 2 या 3, हर एक पर्टिकुलर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है, अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही स्पर्म्स का मैच्योरेशन होता है, मतलब स्पर्म्स बनते हैं। तो अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन लेंगे तो उसमें हमें दिखने को मिलता है ये लार्ज सेल्स रहती है, जिनको सर्टोली सेल्स कहते हैं, जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। इन सेल से स्पर्म्स नहीं बनते हैं, सबसे पहले ये ध्यान में रखना है। सर्टोली सेल्स सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं स्पर्म्स को, जो ग्रोइंग स्पर्म्स रहते हैं। ठीक है, फिर उसमें ये छोटे छोटे सेल्स रहती हैं जिनको हम स्टेम सेल्स कहते हैं। इनको हम स्पर्मेटोगोनियम भी कहते हैं इन प्लूरल। ठीक है, इन्हीं से स्पर्म्स का बनना होता है। तो जो स्पर्मेटोगोनियम रहती हैं, उसके बाद ये बाद में डिवाइड करती हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती हैं, फिर मियोसिस करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ऐसे करके ये ग्रो करती हैं। अगर हम अभी शॉर्ट में रिकॉल कर लेते हैं, सबसे पहले जब प्यूबर्टी आती है इन 13 ईयर्स मेल में, तो जो हाइपोथैलेमस रहता है वो GnRH हार्मोन्स रिलीज़ करता है, जो कि पिट्यूटरी को एक्टिवेट करते हैं, जिससे पिट्यूटरी हमारी जो LH और FSH जो हमारे ब्रेन में होती है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों ब्रेन में प्रेजेंट रहती हैं। तो जब पिट्यूटरी एक्टिवेट हो जाती है तो उसके बाद वो LH और FSH रिलीज़ करती है। जो LH रहता है वो टेस्टीज़ में लीडिंग सेल्स प्रेजेंट रहती हैं, उनको एक्टिवेट कर देता है, जिससे जो लीडिंग सेल्स रहती है वो टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ करती हैं। जब टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा मात्रा में रिलीज़ होते हैं तो स्पर्म का फॉर्मेशन होने लग जाता है। अब है जो स्पर्मेटोगोनियम, जो कि किससे बनती हैं, हमने यहाँ पीछे पढ़ा था, स्पर्मेटोगोनियम स्टेम सेल्स। ठीक है, जो स्पर्मेटोगोनियम रहती हैं वो 2n मतलब डिप्लॉयड रहती है, उनमें 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। फिर वो माइटोसिस करती हैं, जिसे इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं। इक्वेशनल डिवीज़न में तो मतलब माइटोसिस में तो पता ही होगा सबको, जो 2n पेरेंट सेल रहती है वो डिवाइड करती है और 2 डॉटर सेल्स बनाती है, जिनमें 46 मतलब 2n वो दोनों के दोनों डिप्लॉयड ही होते हैं, हैप्लॉयड नहीं होते। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्पर्मेटोगोनियम रहती हैं वो अपनी मात्रा को इंक्रीज़ करती हैं ताकि बाद में शॉर्टेज ना पड़े, क्योंकि स्पर्म्स तो स्पर्मेटोगोनियम से ही बनते हैं, इसलिए वो अपनी नंबर्स को इंक्रीज़ करती है। जब वो नंबर्स को इंक्रीज़ कर देती हैं तो उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये डिप्लॉयड ही होते हैं। फिर जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स रहते हैं वो मियोसिस 1 करते हैं, मियोसिस 1 करके वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। फिर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स रहती हैं वो मियोसिस सेकेंड करते हैं। मियोसिस 2 मतलब मियोसिस के 2 पार्ट होते हैं ना, 2 फेजेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 करके वो स्पर्मेटिड्स बनाती हैं। फिर जो स्पर्मेटिड्स रहती हैं वो स्पर्मियोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है, उसको करके वो स्पर्म बनाते हैं। अभी हम इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे। जो सारी सेल्स रहती हैं वो साइटोप्लाज्म में अटैच रहती है। किसके साइटोप्लाज्म में? सर्टोली सेल्स की, क्योंकि जो सर्टोली सेल्स रहती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो सबको न्यूट्रिशन तो चाहिए, इसलिए सब के सब उसके साइटोप्लाज्म से, जैसे सर्टोली सेल्स हैं, ऐसे ऐसे करके सब अटैच रहते हैं ताकि वो उनसे न्यूट्रिशन ले सकें। ठीक है, रिमूवल ऑफ स्पर्म फ्रॉम द साइटोप्लाज्म और सर्टोली सेल इन नोन एज स्पर्मिएशन। जब ये सेल्स का जो स्पर्म सेल्स रहते हैं, इनका हेड साइटोप्लाज्म से इम्बेडेड रहता है। ठीक है, जब वो रिमूव हो जाते हैं यहाँ से स्पर्म सेल, तो उसको स्पर्मिएशन कहते हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस होता है स्पर्मेटिड्स का स्पर्म में कन्वर्ट होना। स्पर्म मतलब जो कि मोटाइल हो। ठीक है, इसका डायग्राम ऐसे रहता है। ये है हमारी सर्टोली सेल्स जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। ये हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो स्पर्मेटोगोनियम से बनते हैं। ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये हैं स्पर्मेटिड्स, और ये है मैच्योर स्पर्मेटोजोआ जिनको हम स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमारा पार्ट सेकंड है वो अब शुरू करते हैं। ये रिवाइज हो चुका है, पार्ट सेकंड थोड़ा लेंथी जाएगा, तो अपने आप को फिट रखिए। जैसे कि हमने पढ़ा था, जो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म का मैच्योरेशन जिसे कहते हैं, वो 2 फेजेस में होता है। एक तो होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, ये तो आपको क्लियर होगा, लेकिन इसमें 3 फेजेस होते हैं जिनको हम ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं, प्रोसेस तो आप सभी को पता ही है। और सेकंड होता है स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब स्पर्म्स कैसे बनते हैं स्पर्मेटोजोआ से। ठीक है, अब जो है पहला फेज़
जो पहला फेज़ है वो है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। ये 3 फेजेस में होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज़, ग्रोथ फेज़ एंड मैच्यूरेशन फेज़। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। ड्यूरिंग दिस फेज द डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम विच आर सिचुएटेड एट द पेरीफेरी ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मल्टीप्लाई माइटोटिकली टू फॉर्म स्पर्मेटोसाइट्स। मल्टीप्लिकेशन फेज में जैसे मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया था, ये रहा, जो स्पर्मेटोगोनियम है वो माइटोसिस करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं और स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। तो इस प्रोसेस में मल्टीप्लिकेशन फेज में यही होता है, जो स्पर्मेटोगोनियम रहते हैं वो माइटोटिकली डिवाइड करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं और वो डिप्लॉयड ही होते हैं। ये स्पर्मेटोगोनियम है, ये मल्टीप्लिकेशन फेज आया, इन्होंने अपने बहुत सारे डिप्लॉयड सेल्स बनाए, डॉटर सेल्स, जो कि क्या होते हैं, डिप्लॉयड ही होते हैं, ये स्पर्मेटोसाइट्स हैं। अब ग्रोथ फेज क्या होता है? During this phase, a limited growth of spermatogonia take place. Their volume become double and now they are called primary spermatocytes. Enter in next phase, namely maturation phase. Growth phase में क्या होता है, जो कि हमारे जो diploid spermatocytes हैं उनका जो वॉल्यूम रहता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उनका साइज़ डबल हो जाता है, उनमें साइटोप्लाज्म इंक्रीज़ हो जाता है और वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ हमने ज़्यादा डिटेल में नहीं किया था, जैसे यहाँ हमने सीधा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किया था, लेकिन जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तो उसको ग्रोथ फेज कहते हैं। मतलब जो स्पर्मेटोसाइट्स हैं उनका साइज़, उनका साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस सब इंक्रीज होने लग जाता है। मल्टीप्लिकेशन फेज़ के बाद आता है ग्रोथ फेज़, ग्रोथ फेज़ के बाद आता है मैच्यूरेशन फेज़। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मियोसिस। इस फेज़ में मियोसिस होता है। द डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, जो ग्रोथ फेज़ में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बने थे, वो अंडरगो मियोसिस 1, वो मियोसिस 1 करते हैं, जिसे हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। 2 हैप्लॉयड सेल्स बनाते हैं जिन्हें हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, जिनमें 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स रहती हैं वो मियोसिस 2 करती हैं, 4 हैप्लॉयड सेल्स बनाती है और स्पर्मेटिड्स बनाती हैं। जैसे हमने यहाँ देखा था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस 1 करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती हैं, फिर मियोसिस 2 करके स्पर्मेटिड्स बनाती हैं। तो इस प्रोसेस में भी यही है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगी। ये तो 2n होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कैसी होती है? हैप्लॉइड। बाद में ये मियोसिस 2 करेंगी और स्पर्मेटिड्स बनाएंगी, जो कि हैप्लॉइड ही होती हैं। तो 3 फेज़ हमने पढ़ लिए हैं फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स के। पहला होता है मल्टीप्लिकेशन फेज़, दूसरा होता है ग्रोथ फेज़, तीसरा होता है मैच्यूरेशन फेज़। अब हम फॉर्मेशन ऑफ जो हमारी प्रोसेस थी स्पर्मेटोजेनेसिस की, उसके दूसरे फेज़ मतलब दूसरे स्टेप में चलते हैं, जिसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, जिसमें जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं। ठीक है, इसको मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड भी कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस भी कहते हैं और स्पर्मेटोलोसिस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉन मोटाइल राउंडेड हैप्लॉइड स्पर्मेटिड इनटू अ फंक्शनल मोटाइल स्पर्मेटोजोन इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, जो स्पर्मेटिड्स, जो हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, अभी उनमें टेल की ग्रोथ नहीं हुई है, राउंड रहते हैं, हैप्लॉइड रहते हैं, वो फंक्शनल मोटाइल उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म्स कहते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। It involves changes at the nuclear as well as cytoplasmic level. इस प्रोसेस में क्या होता है, जो न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्मिक लेवल रहता है स्पर्मेटिड्स का, वो चेंज हो जाता है, वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाता है, यह हम अब देखेंगे। तो इसके भी काफ़ी सारे स्टेप एंड फेजेस हैं। सबसे पहले आता है फॉर्मेशन ऑफ हेड, क्योंकि स्पर्म में हेड, नेक, टेल ये सब प्रेजेंट होती हैं, तो इसमें भी इन सब का फॉर्मेशन बताया गया है। सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ हेड, जिसमें आता है चेंज इन न्यूक्लियस। सबसे पहला है चेंज इन न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस श्रिंक बाय लूजिंग वाटर फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियस रहता है वो श्रिंक हो जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म से वाटर रिमूव होता है और न्यूक्लियस श्रिंक हो जाता है। जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो क्लोजली पैक्ड, मतलब बहुत वो कंडेंस हो जाते हैं, पैक्ड हो जाते हैं। जो आरएनए और जो अदर एसिडिक प्रोटीन रहते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि ये स्पर्म के वेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इसलिए ये एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, द न्यूक्लियस चेंज फ्रॉम स्पेरिकल, जो न्यूक्लियस रहता है वो स्पेरिकल रहता है पहले, बाद में वो चेंज होकर इलोंगेटेड और नैरो बन जाता है, थोड़ा पतला और इलोंगेट, लंबा।
फॉर्मेशन ऑफ हेड में दूसरा स्टेप है एक्रोजोम फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू बर्गस एंड फॉसेट, बर्गस और फॉसेट ने हमने एक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने कहा था जो एक्रोजोम है, जो स्पर्मेटोजोन मतलब स्पर्म्स का जो एक्रोजोम है वो किससे फॉर्म हुआ है, स्पर्मेटिड्स के गोल्गी अपैरेटस से। हमने पढ़ा था कि एक्रोजोम में गोल्गी बॉडीज़ रहती हैं, तो जो गोल्गी अपैरेटस होता है स्पर्मेटिड्स का, जो कि यहाँ हैप्लॉइड सेल्स रहती हैं, उनके गोल्गी अपैरेटस से स्पर्म्स का एक्रोजोम बनता है, मतलब स्पर्मेटोजोन्स का एक्रोजोम बनता है। जो स्पर्मेटिड्स का जो गोल्गी अपैरेटस था उसमें सीरीज़ ऑफ सिस्टरने प्रेजेंट थे। पहले क्या होता था, मतलब पहले जब हमारा मैच्योरेशन फेज़ आ रहा है उसमें क्या है, जो गोल्गी अपैरेटस है उसमें सीरीज़ ऑफ सिस्टरने प्रेजेंट होते थे। स्पर्मेटिड्स के गोल्गी अपैरेटस में सिस्टरने प्रेजेंट रहते थे सीरीज़ में, ठीक है, अराउंड अ स्मॉल वैक्यूल, अराउंड एन एग्रीगेशन ऑफ अ स्मॉल वैक्यूल के अराउंड सिस्टरने, ठीक है, गोल्गी अपैरेटस के। फिर क्या होता है, ड्यूरिंग एक्रोजोम फॉर्मेशन, एक्रोजोम फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, जो एक या एक से ज़्यादा जो वैक्यूल रहते हैं वो साइज़ में इनलार्ज बड़े हो जाते हैं, और इनसाइड ईच वैक्यूल, हर एक वैक्यूल के अंदर स्मॉल डेंस बॉडी प्रोड्यूस बन जाती है, ठीक है, दिखती है, स्मॉल डेंस बॉडी दिखती है जिसको पैरा एक्रोजोमल ग्रेन्यूल कहते हैं, ठीक है। नाउ जो वैक्यूल रहता है जिसके अंदर हमें प्रो एक्रोजोमल ग्रैन्यूल दिखते हैं, वो अपना लिक्विड कंटेंट, जो भी उसके अंदर वैक्यूल के अंदर लिक्विड कंटेंट होगा, साइटोप्लाज्म जो भी प्रेजेंट होगा वो रिमूव कर देता है, और पूरे जो फ्रंट हाफ पार्ट रहता है न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो चुका है जैसे, तो जो वो न्यूक्लियस का जो फ्रंट हाफ पार्ट रहता है वहाँ स्प्रेड कर देता है, ठीक है, ओवर द एक्रोजोमल एंड अ फ्रंटल हाफ ऑफ द सो इट फॉर्म अ कैप, तो ये कैप ऑफ स्पर्मेटोजोन बनाता है, ठीक है, जो स्पर्म्स है उसकी एक कैप बना देता है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गोल्गी बॉडी इज रिड्यूस, और जो बाकी का पार्ट रहता है गोल्गी बॉडी का वो रिड्यूस हो जाता है। ऐसे करके हमारे जो न्यूक्लियस के आगे का जो एक्रोजोमल पार्ट रहता है वो बन जाता है। अब दूसरा फेज़ आता है जो स्पर्मियोजेनेसिस का पहला फेज़ था फॉर्मेशन ऑफ हेड, दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ अ नेक। स्पर्मियोजेनेसिस का जब स्टार्टिंग फेज़ होता है स्पर्मियोजेनेसिस का, तो उसमें जो 2 सेंट्रियोल्स रहते हैं वो स्पर्म के न्यूक्लियस के जस्ट बिहाइंड, मतलब पीछे रहते हैं। हमने डायग्राम में देखा था, मैंने पहली वीडियो में दिखाया था, जो 2 सेंट्रियोल्स प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल वो स्पर्म न्यूक्लियस के पीछे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। One of them comes to lie in the posterior part called proximal, and second one lies just neck it along the longitudinal axis of sperm is called distal। ये जैसे स्पर्म्स का हेड है, ये एक्रोजोम है, और ये हमारा न्यूक्लियस है, और ये नेक है, तो यहाँ पे प्रॉक्सिमल प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे डिस्टल, ठीक है। ये दोनों ऐसे करके अरेंज हो जाते हैं न्यूक्लियस के पीछे, मतलब हेड के बिहाइंड। अब हमारा तीसरा पार्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ अ मिडिल पीस। इसमें क्या होता है, द माइटोकॉन्ड्रिया फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पर्मेटिड्स एक्यूमुलेट इन मिडिल पीस। जो स्पर्मेटिड्स के जो माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, हर एक सेल में जैसे आपको पता ही होगा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है, तो सारे के सारे वहाँ पे मिडिल पीस में आ जाते हैं, एक्यूमुलेट एक साथ आ जाते हैं अराउंड प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ एक्सियल फिलामेंट एंड डिस्टल सेंट्रियोल। एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ऐसे करके माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं ना, तो यहाँ अंदर एक्सियल फिलामेंट रहता है। तो ये जो सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं स्पर्मेटिड्स के, वो प्रॉक्सिमल और डिस्टल और एक्सियल फिलामेंट के वहाँ पे, मतलब उनके चारों ओर प्रेजेंट आ जाते हैं, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं। द माइटोकॉन्ड्रिया गेट स्पाइरली कॉइल्ड फॉर्मिंग अ शीट अराउंड एक्सियल फिलामेंट एंड डिस्टल सेंट्रियोल। अब ये प्रॉक्सिमल था, ये डिस्टल था, ठीक है, और ये हमारा एक्सियल फिलामेंट है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो अपने आप को स्पाइरली अरेंज कर देते हैं, ऐसे ऐसे करके स्पाइरली अरेंज कर देते हैं, ठीक है। डिस्टल और एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर अपने आप को स्पाइरली अरेंज कर देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इस तरीके से हमारा मिडिल पीस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब है फॉर्मेशन ऑफ मैकिड। मैकिड तो आपको मैकिड क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं जो स्पाइरली अरेंज रहते हैं, जो साइटोप्लाज्म रहता है वो उन माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर कंडेंस होकर एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे मैकिड कहते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ड्यूरिंग द लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म सम पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म फॉर्म अ लेयर अराउंड पेरीफेरी ऑफ एक्रोसोम, इट इज़ कॉल्ड मैकिड। वो साइटोप्लाज्म लॉस हो जाता है जब सेल से, तो वो पेरीफेरी एक्रोसोम की पेरीफेरी
मतलब साइड में, और वो जो माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं उसके चारों ओर एक लेयर बना देता है, वहाँ पे कंडेंस हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको मैकेट कहते हैं। अब है फॉर्मेशन ऑफ अ distal centriole give rise to a contractile and microtubular structure called axoneme। जो distal centriole रहता है जो कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, वो एक माइक्रोट्यूबुलर मतलब एक छोटा सा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको एक्सोनिम कहते हैं, ठीक है, विच गेट सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्मिक शीट, जो कि साइटोप्लाज्मिक शीट से कवर्ड हो जाता है, ठीक है, और बट बोथ कलेक्टिवली फॉर्म द टेल। और बाद में जो इस एक्सोनिम और साइटोप्लाज्मिक शीट है वो मिलकर एक टेल का फॉर्मेशन करते हैं। अंदर से एक्सोनिम मतलब एक्सियल फाइबर्स रहते हैं और बाहर से साइटोप्लाज्मिक शीट से कवर हो जाता है, उसको टेल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी पूरी प्रोसेस ख़त्म हो चुकी है स्पर्मियोजेनेसिस की और होल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब आप बीएससी लेवल के लिए पूरी तैयारी कर सकते हैं इन नोट्स से। आप लोगों ने आई नो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक शॉर्ट समरी टाइप का स्पर्मेटिड का जो न्यूक्लियस होता है वो श्रिंक होता है और इलैंगेट हो जाता है, ठीक है, ऐसे करके हमारा हेड का फॉर्मेशन हो जाता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स चेंज इनटू एक्रोसोम, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज हो जाते हैं मिडिल पीस में और मिडिल पीस का फॉर्मेशन करते हैं। और जो साइटोप्लाज्म रहता है वो एक्सियल फाइबर्स के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर एक लेयर बना देता है जिससे हमारा मैकेट का फॉर्मेशन हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में अपनी जो भी प्रॉब्लम या जो भी क्वेश्चन होंगे वो प्लीज़ लिख लीजिए, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक्स, हैव अ गुड डे।